आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और ये वाला ब्लॉग है बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पेशल और मेरे दिल के बहुत ही करीब, क्योंकि हम हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। हाँ, तो मैं आई हूँ उज्जैन अपनी फैमिली के साथ, अपनी 4 साल की छोटी की बेटी के साथ। तो आप लोग भी अगर उज्जैन आने का प्लान कर रहे हैं तो उज्जैन को किस तरीके से घूमें, उज्जैन कैसे प्लान करें, 2 डेज़ एडनरी मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ कि आप कैसे आ सकते हैं, आप कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, महाकाल के दर्शन कैसे करते हैं और आपको कौन कौन से मंदिर घूमनी चाहिए और आप कौन कौन सी जगहों पे यहाँ पर जा सकते हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके लिए ईजी होगी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में सभी का। और इसी के साथ बोलिए हर हर महादेव, हर महाकाल। तो आपको मैं ये बताती हूँ कि वीआईपी एंट्री कैसे कर सकते हैं, भस्म आरती कैसे कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता चलेगी। इसके अलावा आप महाकाल के दर्शन किस तरीके से कर सकते हैं और आप यहाँ पे किस तरीके से पहुँच सकते हैं और आपको 2 डेज़ में यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, कौन सी जगह पे स्टे करना चाहिए। तो आप यहाँ पे बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं इंदौर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी फ़्लाइट नहीं आती है। तो आप इंदौर आ सकते हैं। इंदौर से उज्जैन का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर्स का है, जो आप टैक्सी के थ्रू या किसी बस के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाय ट्रेन आ सकते हैं। मैं दिल्ली से गई थी, तो दिल्ली से इसका जो है वो 700 किलोमीटर है। और आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन, जो यहाँ का फेमस रेलवे स्टेशन है वो है उज्जैन जंक्शन, जहाँ से सारे देशों से यहाँ के लिए ट्रेन चलती है और आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन है वो उज्जैन जंक्शन है। उज्जैन जंक्शन से आपको बाहर ऑटो मिलता है और वहाँ से मंदिर की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर की है। वहाँ से शेयरिंग ऑटो मिलता है जिसमें आप 20 रुपये पर पर्सन होता है। और साथ में अगर आप रिज़र्व ऑटो करते हैं तो आपका वो 50 रुपीज़ लेता है। साथ में आप नियर में होटल जो करते हैं वो महाकाल चौक या महाकाल रोड पर करें। यहाँ पे 800 से 1000 रुपये आपको नॉर्मल मिल जाते हैं होटल। और अगर आपको एसी रूम चाहिए तो वो 1100 से 2000 में आपको बहुत अच्छे एसी रूम मिल जाएंगे। तो उसी के साथ आपको सिख दर्शन जो पर पर्सन होता है उसके लिए 250 पर पर्सन। गेट नंबर 4 बड़े गणेश मंदिर के जस्ट सामने से होता है। जो नॉर्मल एंट्री होती है उसके लिए आपको नॉर्मल एंट्री का जो गेट है वो गेट नंबर 1 है, जहाँ से आपको 2-3 घंटे लाइन में लगना होता है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आज हम क्या क्या करते हैं। सो फाइनली हम अपने होटल पहुँच चुके हैं और हम अपने होटल 10 o'clock तक पहुँच चुके थे। और हम वहाँ पे रेडी होके आज हमारा, क्योंकि हमने हमारे को भस्म आरती का नहीं मिल पाया था, तो हमने शाम की शयन आरती के लिए हमने आज बुकिंग कर ली थी, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। और ऑनलाइन बुकिंग के लिए श्री महाकालेश्वर.com होता है, जहाँ पे जाकर आपको शयन आरती के लिए रात को की बुकिंग करनी था, आपको स्लॉट बुक करना होता। तो हमने 10:30 का स्लॉट बुक किया था। तो हमने उसके अकॉर्डिंग प्लान किया कि हम आज फिर मॉर्निंग से क्या कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले निकल गए जितने भी मंदिर होते हैं वहाँ के लिए। तो हमने वहाँ के लिए एक ऑटो बुक किया। आपको वो 10 मंदिर होते हैं, कुछ जो महाकालेश्वर से 25 किलोमीटर की दूरी पे था, वो आपको 500 रुपीज़ ऑटो वाला चार्ज करता है। और वहाँ के जो फेमस मंदिर होते हैं वो सारे आपको मंदिर घुमाता है। उस मंदिर में आते हैं हर सिद्धि, गढ़ कालिका, मंगलनाथ मंदिर, बड़े गणेश, शिप्रा नदी, काल भैरव, सांदीपानी और जो गुफा वाला एक मंदिर है। तो हम फाइनली निकल चुके हैं और हम लोग हैं ऑटो में। आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप जिस भी वेदर में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना पानी लेके जाइएगा, अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे खाने की बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं जैसे कचौड़ी, पोहे और ये सब। हम सबसे पहले पहुँच चुके हैं गढ़ कालिका। गढ़ कालिका जो है वो एक शक्ति पीठ है, तो वो उनकी अपनी ही एक मान्यता है। और आप अगर कहीं की भी आरती अटेंड करते हैं तो उसके तो एक अलग ही लेवल है। बट हम तो जैसे मॉर्निंग में लेके तो हमें आरती तो नहीं मिली थी, बट हमने नॉर्मल दर्शन किए थे। और ये एक शक्तिपीठ है जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते होंगे तो उसके लिए मुझे अपने अलग से एक ब्लॉग शेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम गए थे गढ़ कालिका, फिर साथ में आए थे गणेश जी का मंदिर। तो हम फिर उसके बाद गणेश जी के मंदिर में गए थे। फिर हम भस्म आरती के लिए ट्राई कर रहे थे कि हमारा कुछ हो जाए, पर हमारी भस्म आरती का नहीं हो पाया। अब इसके बाद हम आ चुके हैं सांदीपानी, जहाँ पे श्री कृष्ण जी और सुदामा जी ने और उनके मित्रों ने 64 दिन में 64 वेद ज्ञान लिए थे। और ये बहुत ही प्यारा उनका ये आश्रम है, जिसके बारे में कृष्ण जी के बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। बहुत खूबसूरती से इसे बनाया गया है। और इसके अंदर
उन्होंने किस तरीके से ज्ञान लिया था, क्या क्या किया था। तो मतलब आपको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे ये पूरा देखने के लिए। यहाँ पे कृष्ण जी के बारे में एक एक डिटेल में बात बताई गई है, वो किस तरीके से क्या क्या करते थे और उन्होंने ये 64 दिन में ये सारी ज्ञान विद्या कैसे ली थी। तो हम जून में गए थे तो वहाँ पे गर्मी थी। तो इस दिन यहाँ पे दिन में बहुत गर्मी थी बट न्यूट्रल वेदर था, मतलब ना बहुत गर्मी ना बहुत ज़्यादा कुछ। तो यहाँ पे कृष्ण जी की एक छोटी छोटी बात बताई गई थी कि उन्होंने कौन सी विद्या किस जगह पे ली थी और किस तरीके से क्या क्या किया था। फिर हम इसके बाद जाते हैं मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ जो मंदिर है वो मंगल के एक ही रूप है जहाँ पे मंगल की पूजा की जाती है और यहाँ पे शिव जी अपने मंगल रूप में विराजमान है। तो यहाँ पे भी आपको 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। एक क्यू होती है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। अगर किसी को मंगल की कोई भी इश्यूज़ है तो यहाँ पे मंगल जी की पूजा की जाती है और आप आपके मंगल दोष को यहाँ पे हटा सकते हैं और ये है देश का सबसे बड़ा मंगलनाथ मंदिर माना जाता है। साथ में फिर हम उसके बाद आ चुके हैं भरतनारी गुफा। तो आपको मैं बताती हूँ, हम इस गुफा में गए हैं। ये गुफा के अंदर मैं एक गुफा के बाद किसी के अंदर जा ही नहीं पाई क्योंकि वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड था, तो मेरे से अंदर नहीं जाया गया। मुझे ब्रीथिंग का इशू लग रहा था तो मैं ज़्यादा नहीं घूम पाई थी। नीतीश गए थे एक जगह पे पर मैंने अरित्रा को नहीं जाने दिया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा था और ब्रीथिंग का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, तो हम वहाँ पे नहीं गए। देन हम जैसे ही बाहर आए तो बाहर बहुत तेज़ की आंधी तूफान और स्ट्रोम चलने लग गया। तो ये सब हम कर चुके थे। जो है हमारे होटल से, मतलब आप अगर बोलेंगे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से 20 to 25 किलोमीटर आउटर में है ये सब, एक गांव की साइड मतलब जाके, जिसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि 500 का ऑटो लेते हैं। देन हम घर फिर से होटल रूम में आके रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमारे हैं अदर प्लान। अब हम जा रहे हैं शिप्रा नदी की आरती को देखने। जो शिप्रा नदी की आरती है वो शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है और हम यहाँ पे फुल रेडी होके सेम डे में हमने ये सारे मंदिर कवर कर लिया, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था गढ़कालिका, मंगलनाथ और काल भैरव भी हम जाएंगे। उससे पहले हमने सेम डे में, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि काल भैरव के दर्शन महाकाल के दर्शन के बाद करना चाहिए और बहुत लोगों का मानना है कि पहले हमें काल भैरव जी के दर्शन करना चाहिए। तो हमारे साथ ऐसा कोई इशू नहीं था क्योंकि हमने इसके 2 दिन दर्शन करे हैं। क्योंकि हम एक दिन शयन आरती के लिए गए थे तो उस दिन हमने ये जो मंदिर का फर्स्ट डे हमने शयन आरती करी है 10:30 बजे। हम सेम डे सारे मंदिर घूम के शिप्रा आरती के लिए आ चुके हैं और जो यहाँ का नज़ारा होता है ना उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ। ये बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा, और ये वन टाइम एक्सपीरियंस्ड होता है इस आरती को और आपको इतना सुकून मिलता है ना यहाँ पे आके। तो आप ना 1 डे में ये प्लान कर सकते हैं कि फर्स्ट डे जब आप आते हैं और आपके साथ कोई छोटा बच्चा होता है तो आप सुबह, अगर आप नॉर्मल शीख दर्शन करना चाहते हैं तो शीख दर्शन 250 पर पर्सन, गेट नंबर 4 बड़े गणेश मंदिर से आप जाके डायरेक्ट शीख दर्शन कर सकते हैं महाकाल के। पर हमने वहाँ पे शीख दर्शन, क्योंकि हमारी शयन आरती की ऑलरेडी टिकट्स थी, हमने शिप्रा आरती अटेंड कर लिया और हमें बहुत तेज की भूख लगा है क्योंकि हमारा शयन आरती वाला टाइमिंग 10:30 है और उसका टाइम स्टार्ट होने वाला है क्योंकि 9 o'clock हो गए। उसके लिए आपको लाइन में 9-10 पे लग जाना होता है। ये एक अभिराम होटल था जो गेट नंबर 1 की साइड था, तो वहाँ से आपने, अब हमने हमारा जो शयन आरती के टिकट की एंट्री थी वो गेट नंबर 1 से थी, तो हमने ई रिक्शा ले लिया है। ई रिक्शा आपको नियर में कहीं भी जाने के लिए फिर 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, आप चाहे जितने भी लोग हो और जितनी एक ई रिक्शे की कैपेसिटी हो। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि अब हम जाने वाले हैं महादेव से मिलने, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं इतनी दूर से ट्रैवल करके। तो वो उसकी जो एक्साइटमेंट है ना, ये यहाँ का महाकालेश्वर का मेन चौक है और यहाँ पे ये मेन मार्केट है यहाँ की। अब हम लाइन में लग चुके हैं। जो हमारी शयन आरती है उसकी 10:30 का टाइमिंग है, तो हम 9-10 पे लाइन में लग चुके हैं और अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने महाकाल के पास। तो आप सभी को मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप शीख दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टिकट काउंटर बने हुए हैं, वहाँ से आप 250 पर पर्सन लेके आप वहाँ से जा सकते हैं, जिसकी एंट्री गेट नंबर 4 से है बड़े गणेश जी के। नॉर्मल एंट्री आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, पर उसकी जो लाइनिंग होती है वो 3-4 घंटे की होती है। मंदिर के अंदर आप कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं। हाउ टू अटेंड
भस्म आरती। तो आप श्री महाकालेश्वर.com पे जाके 1 मंथ पहले, जब भी आपका दिन है उसके पहले आपको खोलनी होती है। 8 o'clock वो ओपन होता है। आपको अपनी सारी फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट लेके बैठना होता है। देन वो आपका, अगर आपका लक है तो आप वो भस्म आरती अटेंड कर पाएंगे, वहाँ से हो जाता है। नहीं तो आप एक दिन पहले ऑफलाइन काउंटर है जो गेट नंबर 1 पे बना हुआ है, जिसका जो टाइमिंग है वो 7 से 11 ओपन होता है। एक दिन पहले आप वो फॉर्म 200 रुपये में पर पर्सन भर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी 60% की है। जो 60 बंदों मतलब पर्सन को ही वो मिलता है भस्म आरती का ऑफलाइन टिकट। और जो भस्म आरती आपकी स्टार्ट होती है वो 4 to 6 AM होती है। उसके लिए आपको 2 बजे लाइन में लगना होता है। नॉर्मल जो मंदिर का टाइमिंग है 4 AM to 11 PM है। शयन आरती जो होती है वो 10:30 पे होती है। और जो ये महाकाल के दर्शन है ना, इसके बाद जो करके आपकी रिलैक्स आपको फील होता है ना, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो हमने शयन आरती कर ली थी। ये हमारा नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे हमने फिर से अपना डे स्टार्ट किया। हम सबसे पहले गए बड़े गणेश मंदिर। हमने बड़े गणेश मंदिर के दर्शन किए। देन वहाँ से हमने फिर मतलब हम थक चुके थे और धूप बहुत ज़्यादा थी, हम अपने रूम पे आ चुके थे। फिर हम गए थे काल भैरव इवनिंग में। अब हम सब जा रहे हैं काल भैरव। आप अभी कभी भी काल भैरव जाते हैं तो आप काल भैरव का टाइमिंग सोच समझ के डिसाइड करें। अगर आपके साथ बच्चा है और आप किस टाइम पे जा रहे हैं, कौन से मंथ में जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि काल भैरव में 4 से 5 घंटे भी लगता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इस तरीके से आपको क्यू के थ्रू जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। बट हमने जो टाइमिंग चूज़ किया था वो हमने किया था 5:30 का इवनिंग में, क्योंकि हमारे साथ एक छोटा बच्चा था और हम धूप में जाके नहीं कर सकते थे। तो हमने 5:30 का, और हमारे ऑलमोस्ट 1 आवर में हमने दर्शन कर लिए थे। और यहाँ पे मंदिर के अंदर जब आप आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो हमारे काल भैरव जी के बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। और हमने एक दिन पहले शिप्रा नदी कर लिया था। ये हमारा डे 2 है। डे 2 में हम बड़े गणेश मंदिर गए थे। हमने होटल में रेस्ट किया। देन हम 5 बजे काल भैरव गए। उसके बाद हम आ गए थे हरसिद्धि मंदिर। जो वहाँ की आरती अटेंड करने का सुकून है ना, इन सब आरतियों का एक अलग ही। और जो हरसिद्धि माता है वो एक शक्तिपीठ है। और इनकी अगर स्टोरी आपको डिटेल में चाहिए तो उसके लिए भी मुझे एक अलग से ब्लॉग बनाने पड़ेगा। तो यहाँ के बाद हमने एक लिया था शीख दर्शन का टिकट और हमने महाकाल के किए। एक शीख दर्शन में महाकाल को पास से देखा, पास से अनुभव किया। क्योंकि हम 2 दिन थे तो महाकाल के 2 दिन के दर्शन तो हमारे बनते थे। साथ में आप महाकाल कॉरिडोर को देखना बिल्कुल ना भूलें। आप इसको नॉर्मल डेज़ में देख सकते हैं, पर अगर आप इसे नॉर्मल डेज़ के अलावा अगर आप इसे इवनिंग में 9 o'clock जाके देते हैं तो वहाँ पे लेज़र लाइट शो होता है, जिसका टाइमिंग है 8 o'clock। वहाँ पे 8 o'clock से वो 1.5 से 2 घंटे का है। वहाँ पे आराम से बैठ भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। और वो 1 टाइम एक्सपीरियंस है जहाँ पे महाकाल के बारे में आपको सब कुछ बताया गया है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सबसे मुख्य माने जाते हैं जो महाकाल है, और जो दक्षिण दिशा में विराजमान है। और दक्षिण दिशा जो है वो मृत्यु की दिशा माने जाते हैं, और कालों के काल महाकाल मृत्यु के भगवान माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप उज्जैन को प्लान कर सकते हैं। और उज्जैन आने का आपको बहुत ही इजी वे मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये जो ब्लॉग है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपको सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसके बाद हम ओमकारेश्वर हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग को कैसे प्लान करते हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। और साथ में आप ओमकारेश्वर किस तरीके से जाते हैं। तो गाइस, हम ओमकारेश्वर के लिए इंदौर गए थे और हमने एक दिन इंदौर में स्टे किया था। अब जो नेक्स्ट ब्लॉग है उसमें आपको पता चलेगा कि हमने इंदौर टू ओमकारेश्वर कैसे प्लान किया और देन हमारी रिटर्न की ट्रेन कहाँ से थी, तो हमने किस तरीके से इसको पूरा प्लान किया वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूल के, अगर चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन को साथ में प्रेस करें। और आपको ये पूरी ऑर्डिनरी कैसी लगी, आपको ये प्लान कैसा लगा। उज्जैन को अगर आप प्लान करते हैं और बच्चे और फैमिली या किसी बड़े के साथ प्लान करते हैं तो आपको स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। आप कोशिश करिए कि आपको सब कुछ प्लान करके अगर आप चलते हैं तो आपके लिए बहुत स्मूथ और बहुत इजी होगा। और ये हमारा जो वीडियो है जब हम वहाँ
उज्जैन आ रहे थे तो उस टाइम की ट्रेन की वीडियो है। हमने ट्रेन मतलब हम बाय ट्रेन आए थे और हम दिल्ली से हैं, तो दिल्ली से जो उज्जैन का डिस्टेंस है वो 700 किलोमीटर है। और हमने 2 डे स्टे किया था उज्जैन में, क्योंकि हम एक छोटे बच्चे के साथ थे और हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते थे जिसमें बच्चा बहुत थक जाए, इसलिए हमने सब कुछ। और हम क्योंकि जून में आए थे, जून का जो वेदर होता है वो बहुत गर्म होता है, बट बाय लक हमारा बहुत अच्छा लग रहा। वहाँ का वेदर बहुत ही न्यूट्रल था, वहाँ स्टॉर्म थी, बारिश हो रही थी और सब कुछ तो बहुत अच्छा रहा, हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहा। इसीलिए हमने ये जो पूरा प्लान किया था वो उज्जैन हमने 2 डेज़ किया था। 1 डे इंदौर एंड मतलब 1 डे में आप ओमकारेश्वर अप एंड डाउन कर लेंगे। तो उस तरीके से जो हमारा प्लान रहा वो बहुत सक्सेसफुल रहा और हमें किस तरीके की परेशानी हो, बच्चे की नहीं हुई है। आपको मैंने सब जगह का टाइमिंग बता दिया है कि आपको किस किस टाइम पे कहाँ जाना चाहिए और किस तरीके से महाकाल को प्लान करना चाहिए और किस तरीके से इसकी प्लानिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाले इंदौर टू ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर टू इंदौर एंड फिर बैक टू उज्जैन, उज्जैन टू होम, हमने ये सब कैसे किया आपको ये सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। सो आप सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर